बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या है आज की? एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। तो टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ। तो बच्चों ये क्या होता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ? तो जैसे आपने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, है ना, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर्स सर्किटल लॉ है ना। तो एक पॉइंट तो ये इसमें आवश्यक है मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ है ना। और देखो गॉस लॉ किस लिए हमारे लिए उपयोगी था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जिस भी शेप में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आराम से कैलकुलेट कर लेते थे। देखिए कूलॉम्स लॉ जो था वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन गॉस लॉ जो है वो किसी भी शेप में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड को, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। ऐसे यहाँ पर भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड तब कैलकुलेट कर लिया जब करंट किसी एक वायर में फ्लो हो रही है ना, या जो है डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेट, है ना, किसी भी वायर के डीएल लेंथ या उसी को किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से। लेकिन हमें अगर सोलेनॉइड बनाना है, टोरॉइड बनाना है या और बहुत सारी एप्लीकेशंस पर वर्क करना है तो ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, राइट। तो जैसे हम ऐसा एक पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म this law is analogous, है ना, एनालॉगस टू गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ। तो ये जो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो एक पॉइंट तो ये है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एम्पियर्स सर्किटल लॉ उसी प्रकार से है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है ना। तो यहाँ पर किसी शेप में जैसे हालो स्फेरिकल वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, है ना, क्या होगी ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है हम ये कह सकते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन एक स्टार्टिंग प्रोसेस है, स्टार्ट में ये हुआ,
लेकिन जब हम एप्लीकेशन पर चलेंगे तो वहाँ एम्पियर्स सर्किटल लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर करंट जो है वो वायर में ना फ्लो हो करके कई वायर में एक साथ करंट फ्लो हो रही है तो हम इस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, है ना। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड मीन्स यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे स्टेटमेंट क्या दिया गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनसाइड द क्लोज्ड लूप। तो इसी चीज को हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, है ना। तो लाइन, जैसे इसी चीज को अगर हम लैंग्वेज में लिख दें तो क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed loop is directly proportional to current inside the closed loop, current inside the closed loop। देखो स्टेटमेंट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या कहा गया बच्चों यहां आपसे कि लाइन इंटीग्रल है ना, लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनसाइड, है ना, आई इनसाइड क्लोज्ड लूप, आई इनसाइड। देखो आई हम जो है यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखने लगे हैं क्योंकि हम बार बार उसी के बगल में इनसाइड लिखेंगे, स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप सबको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते रहते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम हमेशा किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यही है बच्चों क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ की लाइन इंटीग्रल ऑफ, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर यही म्यू नॉट यूज कर दिया गया, दैट इज आई इनसाइड। तो पॉइंट की बात यहां क्या है बच्चों, पॉइंट की बात यह है कि हमें क्लोज्ड लूप एक बनाना होता है जिसे हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं, है ना। तो अब ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है इसे आप फिगर से समझ सकते हैं। तो आप ध्यान दें, जैसे मान लो इस चीज को फिगर से आप समझने का प्रयास करें।
मान लो ये कोई वायर है ना, तो इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है ना। तो हमें पता है कि यहां हम क्लोज्ड लूप बनाएंगे, है ना, इस प्रकार से क्लोज्ड लूप हम बनाएंगे। तो चलो ये क्लोज्ड लूप है हमारा। मान लो कि इस करंट की वजह से हमें पॉइंट पी पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज्ड लूप, देखो ये 3D में ये बना हुआ ऐसे है क्लोज्ड लूप, ये समझना, है ना। तो मींस टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, है ना। तो दिस इज डीएल, इस पॉइंट पर ये क्या है, डीएल एक छोटा सा हमने डीएल लेंथ काट रखा है। तो यही एम्पियर्स लूप है, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए यही रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, लाइन इंटीग्रल, है ना, बी का डायरेक्शन। देखो ये सर्किट किस प्रकार से है, इस प्रकार से, है ना, बीच में वो वायर है। 3D स्ट्रक्चर जो है दिखने के लिए हमें थोड़ा सा फिगर को दूसरा रूप देना चाहिए। मीन्स देखो ये मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्लोज्ड लूप कुछ इस प्रकार से है और बीच में उसके क्या है, वायर है। तो लाइन इंटीग्रल, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड आई इनसाइड। तो इसके अंदर क्या है, आई करंट है ना, इसके अंदर क्या है, आई करंट है। देखो बायो सेवर्ट लॉ से हम किसी छोटे लेंथ वायर के किसी डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते थे, है ना, बायो सेवर्ट की। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड भी है ना। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है, अल्टरनेटिव मेथड to calculate alternative method to calculate magnetic field अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का क्या है, ये अल्टरनेटिव मेथड है, दूसरा मेथड है। जो डीएल लेंथ की वजह से क्या था, जो हाँ जैसे कोई वायर है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके छोटे से पार्ट डीएल की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यहां से एंगल और ये इस प्रकार से, है ना। तो डीएल लेंथ हमने ये मान रखा है, डीएल लेंथ काटा है। तो यहां से जो ये मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पर थीटा था, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि दिस बी इज इक्वल टू, है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या था, बायो सेवर्ट लॉ था, है ना। तो इसी आप कह सकते हो कि इसी का हायर वर्जन क्या है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मींस वायर की वजह से
जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। अब कहीं पर करंट जो है सॉलिनॉइड में फ्लो कर रही है या टोरॉइड में फ्लो कर रही है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो वो बायो-सेवर्ट लॉ से वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना। अब हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। बच्चों इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे तो अगले 10 मिनट में आप बहुत सारी चीजें इसमें समझ जाएंगे, है ना। तो आप ध्यान दें, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कैसे इसको प्रूफ किया गया है। तो छोटा सा, चाहे हम प्रूफ कह लें चाहे हम डेरिवेशन कह लें, है ना, एक ही बात है। चाहे हम प्रूफ यहाँ कह लें या डेरिवेशन कह लें, एक ही बात है भाई। तो चलो हम दोनों लिख देते हैं। अगर प्रूफ पूछा जाए तो प्रूफ, नहीं तो डेरिवेशन पूछा जाए तो डेरिवेशन, है ना। तो दोनों चीजें देखो फटाफट आप समझ सकते हो। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम जो है कोई भी करंट फ्लो हो रही वायर में, तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप बनाते हैं, है ना। तो वहां से सर्कुलर लूप के टेंजेंशियल ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, और डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। चलो करके देखते हैं। तो देखो मान लो, फिगर देखो ध्यान से, प्रूफ और डेरिवेशन यही है ना। तो क्या मान लेना है हमको? मान ये लेना है बच्चों कि ये कोई सर्कुलर लूप है ना। ये सिंपली कोई सर्कुलर लूप है, और ये वो वायर है जिसके इस पॉइंट पर, और है ना, अब मुझे लग रहा है कि 3D स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये यही वाला स्ट्रक्चर है, ये हमने बना दिया था ऐसे, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो यहां से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, यानी बी का भी डायरेक्शन यही है, और यहीं पर डीएल भी है, तो डीएल का भी डायरेक्शन सेम ही है ना। इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट आई, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट आई। ठीक है भाई। तो हम जो है इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अब देखो डीएल की वजह से, अकॉर्डिंग टू डीएल की वजह से, डीएल लेंथ की वजह से, यहां करंट एक छोटी डीएल लेंथ की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, है ना, ये क्या थी, ये डीबी ही थी। तो डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, ये दिस इज डीबी। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ में अगर कोई इनफिनाइट वायर है ना, करंट कैरिंग इनफिनाइट वायर, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, ड्यू टू करंट कैरिंग, है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। तो देखो इसका फार्मूला सिंपल था। अब हम ये मान लेते हैं कि ये इनफिनाइट लेंथ की का वायर है, तो सिंपली इससे b जो कैलकुलेट होता था, तो दिस b इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट इंटू 2 पाई आई
करंट आई अपान आर। अगर ये डिस्टेंस क्या मान रखा है हमने, चलो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग आर, है ना। चलो ये मीन्स आर ही क्या हो जाएगी, इस क्लोज्ड लूप की रेडियाई भी हो जाएगी, है ना, ये सेंटर से पास हुआ है। तो आई अपान आर, ये चीज हम पहले, ये नीचे वाला तो हाँ कैमरे में दिख रहा है, ठीक भाई। तो ये चीज हम जानते हैं, है ना। तो अब यानी b की वैल्यू यही है, क्योंकि ये वायर इनफिनाइट है किसी पॉइंट पर, तो लाइन इंटीग्रल कर लेते हैं, क्योंकि एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वो क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल, है ना। तो लाइन इंटीग्रल मींस देखो हम क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज्ड लूप, दिस विल इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, देखो बी डी एल को हम क्या लिखेंगे, बी इंटू डी एल कास थीटा, है ना। तो सेम डायरेक्शन बी, और देखो डी एल और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री। तो दिस विल इक्वल टू, अच्छा लाइन इंटीग्रल यहाँ यूज होगा, तो दिस विल इक्वल टू लाइन इंटीग्रल बी डी एल, है ना। अगर थीटा 0 हो गया तो कास थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो बी डी एल, ठीक भाई। बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, है ना, बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, तो देखो अगर हम डीएल 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 सारे डीएल जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 2 पाई आर, है ना, यही पेरीफेरी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाइड 2 पाई आर, है ना। और b की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू, अगर b की वैल्यू हम ये रखें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट अपान ट्वाइस पाई इंटू आई अपान आर, मल्टीप्लाई कर दीजिए ट्वाइस पाई आर, है ना। तो देखो r से ये r कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखो हमें क्या मिल गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, यहां बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई, और यही आई क्या है, अंदर है। अगर एक से अधिक वायर भी इसमें, मान लो कि ऐसा कोई सर्कुलर लूप है जिसमें एक से अधिक वायर क्रॉस कर रहा है, तो अभी वो भी कंसेप्ट हम लेने वाले हैं, तो फिर इसी वजह से ये लिखा जाता है आई इनसाइड, आई इनसाइड, है ना। तो ये इसको, इसका प्रूफ या छोटा सा डेरिवेशन आप कह सकते हो। अच्छा देखो पॉइंट की बात ये है कि ये लॉ तो एप्लीकेबल हर जगह है ना, लेकिन सुटेबल कहाँ कहाँ पड़ता है, तो सुटेबल वहीं पड़ता है जहां पर जो बी है, जो क्लोज्ड लूप हम बनाएंगे, जैसे प्रैक्टिकली कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे वो चीज हम देखेंगे, है ना, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉ तो अब यही है, सिंपली हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज हमको देखना है, राइट। तो बच्चों हम लोग सीखेंगे कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो हाउ वी कैन अप्लाई, तो ये अप्लाई करने ही सीखना है। तो पॉइंट क्या है कि हाउ वी कैन अप्लाई, है ना, हाउ कैन बी अप्लाई, तो बहुत सिंपल है। तो देखो जैसे मान लो कोई वायर है ना,
फिगर देख लो, फिर 3D में भी समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कोई वायर है भाई इस तरीके से, है ना, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रही है ना, क्योंकि हमको कैपिटल लेटर ही मानना है, तो चलो कैपिटल लेटर ही लिखते हैं आई, है ना। ये 3D है ना, ये क्या है, एम्पियर्स लूप है। ये क्या है भाई, एम्पियर्स लूप है, एम्पियर्स लूप, है ना। तो मान लो इसमें करंट कोई आई फ्लो हो रही है ना। अब इसके किसी पॉइंट P पर हमको क्या चाहिए, इसके किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो एम्पियर साहब क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस करंट की वजह से, उस पॉइंट से एक सर्कुलर क्लोज्ड लूप बनाइए, ऐसे सर्कुलर क्लोज्ड लूप बना दीजिए, है ना। जिस पॉइंट पर मान लो यहां चाहिए, मान लो वो ये पॉइंट P है, तो यहां से सर्कुलर क्लोज्ड लूप बनाओ, है ना। मान लो हमको यहां चाहिए तो यहां से सर्कुलर क्लोज्ड लूप बनाओ, है ना। तो जहां भी हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर सर्कुलर क्लोज्ड लूप बनाओ, क्योंकि भाई R तो उसी क्लोज्ड लूप से ही डिसाइड होगा ना, क्योंकि R जो होगा वो उसी क्लोज्ड लूप से ही डिसाइड होगा। तो जैसे जैसे देखो यहां पर भी देखो, जैसे जैसे R की वैल्यू कम होती है इसमें B बढ़ता जाता है। तो जहां जिस पॉइंट पर मान लो पॉइंट ये है, यहाँ क्लोज्ड लूप, मान लो पॉइंट ये है, यहाँ क्लोज्ड लूप, जहां चाहिए वहीं से क्लोज्ड लूप बनाओ और फिर उस क्लोज्ड लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करो, है ना। क्लोज्ड लूप बनाओ और फिर उसके टेंजेंशियल, जैसे देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहे, मान लो ये वायर है ना, ऐसे वायर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो यहां पर कोई पॉइंट है, हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखो ये वाला रूल जब हम लगाते हैं, थंब को कहाँ रखते हैं, करंट के डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से हम जब अपना फिंगर कर्ल करते हैं तो मीन्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगा वही डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहीं पर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, फिर उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली, है ना। क्योंकि वो जो क्लोज्ड लूप बनेगा आर वहीं से डिसाइड होता है। जैसे देखो मैं अगर थोड़ा सा और समझाऊं, एक पॉइंट ये हुआ, जैसे ये है भाई कि पॉइंट 1 है, तो एक क्लोज्ड लूप बनाओ। अब चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये इसके चारों तरफ इस प्रकार से है ना। तो इसका मतलब कि यहीं पर अगर तुम ध्यान दो तो यहीं पर ये डीएल भी बनेगा और इसी पॉइंट के, यानी ये पी ही पॉइंट है, पी पर भी मान सकते हो, पी पर भी मान सकते हो। जैसे चलो हम कोई पॉइंट जो है यहाँ लेते हैं, है ना, कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में है, देखो। तो इसका मतलब कि डीएल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन ये सेम होगा। अब इसी का लाइन इंटीग्रल करो तो हमें जो है क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी भाई। इसका लाइन इंटीग्रल करने पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, आई इनसाइड यही है। मान लो एक जगह से दूसरा फिगर देखो और फिगर देखो, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ये बात अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा फिगर देखो, मान लो दो करंट एक साथ फ्लो कर रही है, ऐसा देखो भाई, एक दो फिगर हम बनाएंगे और आपको अप्लाई करने आ जाना चाहिए, है ना। देखो
मैं एक फिगर बना दूं, आप सोचते रहो थोड़ा सा, फिर मैं मिटा लूंगा। मान लो देखो यहाँ पर एक करंट बाहर की तरफ निकल रही है ना, तो ये है करंट आई, ये करंट क्या है, आई है। तो इस करंट आई की वजह से हमें कहां पर, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये पॉइंट है P। तो देखो ये जो करंट बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रही है। बोर्ड से करंट जो है इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल रही है। तो एम्पियर साहब ने क्या कहा कि पॉइंट P को क्या मानो, पॉइंट P से एक क्लोज्ड लूप इस प्रकार से बनाओ, ये क्लोज्ड लूप। भाई बहुत सर्कुलर नहीं हो रहा है तो मैटर नहीं है, लेकिन ये सर्कुलर लूप ही बनता है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन में एम्पियर्स सर्किटल लॉ ज्यादा यूजफुल है, एप्लीकेबल तो हर जगह है ना। तो इस पॉइंट पर तो देखो यहाँ बाहर करंट आ रही है, तो अगर हम बाहर करंट आ रही, भाई देख लो ध्यान से, अगर करंट जो है देखो ध्यान से इस प्रकार से बाहर करंट आ रही है ना इस डायरेक्शन में, तो यहाँ ये पॉइंट करेंगे तो कर्ल करेंगे, तो इसका मतलब कि B का डायरेक्शन ये होगा और यहीं पर DL हम कट करेंगे। ऐसे ही हर जगह देख सकते हो, जैसे ये पॉइंट P है ना, तो यहाँ से ये DL होगा यानी लेंथ, और क्योंकि हमें लाइन इंटीग्रल करना है ना, तो इसका हमें क्या करना होगा, लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा, इसीलिए DL लेना पड़ेगा। तो दिस इज D है ना, तो यहाँ कहीं से भी कर लो तो ये, तो इसलिए जो है अब इसका लाइन इंटीग्रल करें, है ना, इसका क्या करें, लाइन इंटीग्रल करें। तो इस भाई कोई करंट है, उस करंट के किसी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। यही काम हमने बायो-सेवर्ट से भी किया था, है ना। तो बायो-सेवर्ट का रूल था, उसको अप्लाई किया गया था, कैसे वो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था वो भी आपको शुरू में बताया गया था, है ना। तो यहाँ पर क्या मामला है, एम्पियर साहब क्या कह रहे हैं, भाई जो करंट अगर फ्लो हो रही हो तो जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उस करंट के वायर के चारों तरफ क्लोज लूप बनाओ और इसका डायरेक्शन फिक्स करो। अब इसका लाइन इंटीग्रल करो, इसके बाद लाइन इंटीग्रल करें, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर लाइन इंटीग्रल करें, लाइन इंटीग्रल करें, है ना। तो अब लाइन इंटीग्रल करेंगे भाई यहाँ, तो क्या हो जाएगा भाई, लाइन इंटीग्रल B डॉट DL, है ना, दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। देखो I इनसाइड हमको कहां से पता चल जाएगा, बताओ भाई, I इनसाइड हमको कहां से पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू गिवन है ना। म्यू नॉट की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है ना। तो यहां से B और ये टेंजेंशियल है, तो BD cos थीटा जो होगा, है ना, BD cos थीटा यहां से जो होगा, तो कई बार ये चीज हो गई, है ना। तो BD cos थीटा जो होगा, BD cos थीटा, B DL cos थीटा। तो चूंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, लाइन इंटीग्रल हम कर रहे हैं, तो दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन I इनसाइड, है ना, I इनसाइड। तो I इनसाइड हमें कहां से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है भाई। अब ये 0 है, B कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि भाई उस पॉइंट के सिमेट्रिकली हर जगह B क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। भाई वायर से सेम डिस्टेंस पर, है ना, वायर से सेम डिस्टेंस पर चारों तरफ B क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब B कांस्टेंट होगा तो B बाहर आ जाएगा, तो B जब बाहर आ जाएगा तो DL का इंटीग्रल कर लेंगे हम,
लाइन इंटीग्रल है ना, डीएल का इंटीग्रल कर लेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, है ना। तो ये सिंपल सा वही फंडा हम कई बार इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और अलग अलग जो भी चीजें हम आपके सामने कर रहे हैं उसका अलग अलग क्या है इम्पोर्टेंस है। अभी हम इसके पहले हमने प्रूफ के लिए किया था, अभी हम किस लिए कर रहे हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, है ना। इसके पहले जो किया था तो वो प्रूफ के लिए किया था कि प्रूफ या डेरिवेशन अगर कभी पूछा जाए तो फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। अब भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डेरिवेशन पूछा जाता नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ये चीज पूछी जाती भाई, है ना। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हैं। जैसे मान लो कि 2 करंट फ्लो हो रही है, अब यहां से डीएल कर दोगे तो बी तो निकल ही जाएगा, है ना। डीएल का इंटीग्रल 2 पाई आर होगा। अब जो भी पॉइंट होगा, है ना, तो यहां से बी क्या निकल आएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान फिर से वही आर, है ना। तो ये डिस्टेंस इससे कितना होगा, आर होगा। अब जो भी होगा भाई मेजर कर लिया जाएगा वो, ठीक भाई। जैसे मान लो 2 करंट हो एक जगह, या ऐसे देखो, मान लो एक करंट ऐसे है यानी डाउनवर्ड, एक करंट ये जो है अपवर्ड है, तो ये क्या है I1, ये क्या है I2, ठीक भाई। तो अब इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट है P, और हमें क्या करना है, इस P पर इन दोनों करंट की वजह से, देखो एक करंट अंदर जा रही है, एक करंट बाहर आ रही है, इस P पॉइंट पर इस दोनों करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो एम्पियर साहब कह रहे हैं कि कुछ सोचो मत, बस केवल सर्कुलर लूप बनाओ, बना दिया सर्कुलर लूप। अब इसे ही क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप, कई बार लिखा, इसे ही क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप बोलेंगे। अब बताओ अगला काम हम क्या करेंगे भाई, हम इस लूप का कोई डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, है ना। मान लो हमने जो है यू कैन से क्लॉकवाइज, है ना, यही डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, तो यहीं पर डीएल भी होगा और ये टेंजेंशियल, है ना, बी का भी डायरेक्शन यही होगा। कहाँ, यहां पर कर लो, इस पॉइंट पर। मान लो भाई अब पी का डिस्टेंस अगर सर्कुलर है तो सेम होगा हर जगह, तो मान लो ये पॉइंट पी है, तो ये जो है डीएल हमने कट किया है, इसके टेंजेंशियल ही क्या होगा, बी होगा यहां पर, ठीक है। तो फिर हमें कुछ सोचना है नहीं, हमें बस वही काम करना है कि लाइन इंटीग्रल करना है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, है ना। तो देखो दोनों करंट एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं, है ना। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, मान लो I1 बड़ा है, मान लो I1 करंट की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, I1 माइनस I2, है ना, I1 माइनस I2। भाई अगर मान लो ऐसा इसका साइन निगेटिव ही आ जाएगा तो फिर ये दिमाग में बैठेगा कि भाई I2 करंट ज्यादा थी, मान लो इसको हमने सॉल्व किया और B की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। इसका मतलब जो हम जानते थे वो करंट सही नहीं थी, जो करंट हमने छोटी माना था वो करंट बड़ी थी। इसका लाइन इंटीग्रल करने पर फिर से हमें क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे और मोटे मोटे पॉइंट हैं इससे रिलेटेड। देखो एक बार मैं ये फिर से बात रिपीट कर दूं कि ये लॉ हर जगह अप्लीकेबल है, लेकिन सुटेबल कब है, हायर सिमेट्री में। देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहाँ देखो सिमेट्री को हम मेंटेन कर रहे हैं। ये बात हम डिस्कस करके और समझाते हैं आपको कि ये सिमेट्री का क्या सेंस है यहाँ पर, राइट।
तो बच्चों क्वेश्चन करने से ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो चलो हम क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले इसको अगर हम चार्ट फॉर्म में लिख दें तो हम ऐसा कहेंगे भाई कि सबसे पहले क्या करो, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम क्या करो, लूप बनाओ। पहला काम क्या है, लूप बनाओ, है ना, लूप बनाओ, है ना। फिर लूप का डायरेक्शन डिसाइड करो, फिर क्या करो, डिसाइड डायरेक्शन ऑफ लूप, डिसाइड डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप का डायरेक्शन डिसाइड करो। फिर लाइन इंटीग्रल करो, लाइन इंटीग्रल करो। तो इस तरीके से हम पा सकते हैं, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ, APC, एम्पियर्स सर्किटल लॉ is true for any assembly, is true for any assembly, है ना, is true for any assembly of current। तो करंट कैसे भी हो तो एम्पियर्स, है ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, है ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज ट्रू फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट। हर जगह ये क्या है, ट्रू है, हर कंडीशन के लिए ट्रू है, बट यूजफुल इन केस ऑफ सिमेट्री, है ना, बट यूजफुल इन मोर सिमेट्रिकल कंडीशन, बट यूजफुल इन मोर इन सिमेट्रिकल कंडीशन, बट यूजफुल इन सिमेट्रिकल कंडीशन। तो सिमेट्रिकल कंडीशन में ये यूजफुल है। देखो कैसे हम लोग इस चीज से कैसे इसको हम समझते हैं। तो मतलब यहाँ पर पहली बात ये है कि भाई जैसे थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ बी, है ना, बी का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। बीएल और इस दोनों का डायरेक्शन सेम, अगर ये है तो फिर ये यूजफुल है ना। अगर कहीं पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तब भी भाई मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गई, है ना। अब अगर b की वैल्यू 0 है कहीं तब भी ये एप्लीकेबल है, b की वैल्यू अगर 0 हो तब भी एप्लीकेबल है ना। सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। देखो यहाँ सिमेट्रिकल लूप बना करके क्या कर दिया जाता है, सिमेट्रिकल कंडीशन जनरेट कर दी जाती है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो APCL इज ट्रू फॉर एनी असेंबली ऑफ करंट, यानी करंट चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा घुमा हो। अभी हम लोग इसी लॉ को यूज करके सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। करंट वहां लगातार घूमी रहती है। तो ये कुछ सिचुएशन है जहां एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है। भाई बायो-सेवर्ट लॉ, मुझे लगता है कि अब बातें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी आपको कि बायो-सेवर्ट लॉ केवल एक स्टार्टिंग थी और किसी भी कंडीशन में किसी करंट से, है ना, कि भाई इस कंडीशन में आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा,
है ना, लेकिन ये एप्लीकेबल सभी के कंडीशन के लिए है। हाँ, वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, लेकिन ये एप्लीकेबल सभी के लिए है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसी क्वेश्चन से मीन्स अब हमें जो है इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो ये वाला पार्ट अब हमको पढ़ना है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के विषय में कैसे इसको यूज करना है, किस कंडीशन में ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, वो सब हमने बता दिया, है ना। थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, बी की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस सब कंडीशन में ये इसका कैलकुलेशन, इससे सवाल को करना बड़ा ही सरल होता है, राइट। बच्चों, हम लोग एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो चलो, एप्लीकेशन जो है बहुत सारा है, तो सब चीज ये जितना एप्लीकेशन है इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं भी, तो उसको करेंगे। जैसे देखो, यही प्रोसेस फॉलो होगा, और अगर एक से अधिक करंट है तो इस प्रकार से, एक से अधिक करंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, है ना। दैट्स इट। चलो एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ACL, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। चलो एप्लीकेशन की बातें करें। तो पहला मान लो एप्लीकेशन ये है। अब इसमें कई पॉइंट में हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे। जैसे इसी एप्लीकेशन में ही बच्चों हम लोग सॉलिनॉइड और टोरॉइड पढ़ लेंगे, है ना, और भी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन इसी में कर लेंगे। तो देखो, मान लो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, और इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे करेंगे ये चीज बताओ। पहले सरल वाली सारी चीजें। तो एप्लीकेशन, तो टॉपिक हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशंस ऑफ APCL, है ना, ACL, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो बच्चों तो इसमें पहला एप्लीकेशन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के भाव में या ऐसे ही आप देख लो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम बायो-सेवर्ट लॉ से इस चीज को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके इसी चीज को करेंगे। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ को यूज करके कैसे करेंगे, तो भाई देखो, एक सिंपल सा आइडिया है कि ये जो है हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, और ये कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, मान लेते हैं इन्फिनिटी तक गया है, ठीक भाई। तो हमें जो है एक पॉइंट P पर, मान लो ये पॉइंट है P, हमें इस पर क्या चाहिए, हमें इस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से कोई सर्कुलर लूप बनाएंगे, है ना। इस पॉइंट P से कोई सर्कुलर लूप
ड्रा करेंगे भाई। ठीक है, 3D दिखाने के लिए देखो हम इसका ये सर्कुलर लूप का ये सेंटर हो जाएगा, तो इतनी अगर लाइन हम यहाँ मिटा दें कि आपको 3D दिखने लगेगा, है ना। तो हमें इस पॉइंट पर क्या चाहिए, तो यहां से हम लाइन देखो पहले हमने क्या किया, पहले हमने वही जो हमने बताया था, पहले हमने सर्कुलर लूप बनाया। अब इसका डायरेक्शन डिसाइड करो। देखो जैसे हम ऐसे खड़े हैं, यहां ध्यान देना है, करंट जो है ऊपर की तरफ है, इसके इस पॉइंट पर, है ना, देखो इस पॉइंट पर, इसके इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, हमारे फिंगर के टिप पर देख लो, ऐसी फिगर बना है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, टेंजेंशियल, और यही डीएल भी होगा, है ना। तो अब हम डायरेक्शन डिसाइड कर दिए, है ना। पहले हमने क्या बनाया, सर्कुलर लूप बनाया। फिर हमने क्या किया, पहले हमने सर्कुलर लूप बनाया, है ना। फिर हमने क्या किया भाई, फिर हमने डायरेक्शन डिसाइड किया एम्पियर्स लूप का। जो सर्कुलर लूप बना, इसे ही, इसी लूप को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो लूप है, इसी लूप को हम एम्पियर्स लूप बोलते हैं। अब हम लाइन इंटीग्रल कर देंगे, तो लाइन इंटीग्रल कई बार हमने किया, इस क्वेश्चन में भी कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, इसका लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, है ना, बी डॉट डीएल इक्वल टू, है ना। तो हम जो है, हमें पता है कि b की वैल्यू, अब b अगर इस चीज को हम करें तो b, देखो b और dl का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए यहां पर ये हो जाएगा b, सेम चीजें जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वही हम फिर से भी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए एम्पियर सर्किटल लॉ से, उसको दिखाने के लिए, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, b डॉट dl cos थीटा। अब लाइन इंटीग्रल हमें करना है, तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है, इसका हमें b निकालना है ना। दिस विल इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई, है ना, इसमें करंट आई है। तो यहां से हम ये चीज हमें मिल जाएगी, राइट। तो b चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा। थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, है ना। तो यहां से b को बाहर ले लो और लाइन इंटीग्रल ऑफ dl करोगे तो म्यू नॉट आई। अब देखो यहां से dl करके जोड़ेंगे, तो अगर ये r है ना, ये डिस्टेंस क्या है, r है, तो आपको पता है कि यहां से मिल जाएगा b मल्टीप्लाइड 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां से b क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई इंटू आई अपॉन आर। यही चीज हमने कहां से भी निकाला था, इसी चीज को बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बायो-सेवर्ट लॉ से भी, है ना। तो यहाँ वही चीज किससे भी मिल गई, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से भी। देखो सेम वही फार्मूला मिल जा रहा है, इसका मतलब कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है, ट्रू है ना, क्योंकि वही चीज किससे कैलकुलेट हुई थी, बायो-सेवर्ट लॉ से भी वही चीज कैलकुलेट हुई थी, वही चीज एम्पियर्स सर्किटल लॉ से कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ ट्रू है। एक यहाँ प्रमाण भी मिल रहा है आपको, राइट।